नमस्कार। मैं बिन्नी साहू, सहायक आचार्य राजेश पायलट, स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट से आज हम बीए सेकेंड ईयर में चलने वाला टॉपिक मध्यकालीन भारत से, जो कि फर्स्ट पेपर में चलता है, इल्तुतमिश के बारे में चर्चा करेंगे। इल्तुतमिश गुलाम वंश के महान शासकों में से एक था। कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात उसने गुलाम वंश की गद्दी संभाली और इसका कार्यकाल हम 1211 से 1236 ईस्वी तक मानते हैं। इल्तुतमिश के जीवन को या उसके राज्य को जानने के लिए हम सोर्सेस के रूप में देखते हैं मिनहाज उल सिराज की कृति तबकात ए नासिरी। दूसरी है हसन निजामी की ताजुल मासीर। इसके अतिरिक्त एक अन्य कृति जिसे सल्तनत काल का दर्पण कहा जाता है वो है जियाउद्दीन बर्नी की तारीख ए फिरोजशाही। इसके अंतर्गत हम इल्तुतमिश के जीवन चरित्र का, उसके शासनकाल का, उसकी उपलब्धियों का और उसके जीवन में होने वाली कठिनाइयों के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे आगे कि इल्तुतमिश की जब उसने गद्दी संभाली कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात, तो उसे कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा और किस प्रकार वह अपनी समस्याओं पर विजय पाकर उसने गुलाम वंश में अपना स्थान स्थायित्व किया। उसके लिए हम सबसे पहले उसकी कठिनाइयों में नंबर 1 पे समझते हैं तुर्क अमीरों की समस्या। देखिए, ऐबक की मृत्यु के पश्चात अनेक जो तुर्क सरदार थे जो इल्तुतमिश के समकक्ष थे, वो अपने आप को स्वतंत्र मानने लगे और अपना एक स्वतंत्र शासन स्थापित करने लगे। लेकिन इल्तुतमिश को अपना स्थान अगर भारत में बनाना था तो या तो उनको एकजुट करना था या उनको किसी भी प्रकार से अपनी अधीनता स्वीकार करनी थी। कुछ लोग कुतुबुद्दीन ऐबक तथा मोहम्मद गौरी के समय ही कुछ तुर्क अमीर थे, वो अच्छे पद पे थे, लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश है उसको सुल्तान बना दिया जाता है तो उससे वो असंतुष्ट हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि किस प्रकार ये जितने भी तुर्क अमीर हैं वो दिल्ली का सिंहासन हथिया लें। इसके लिए वह इल्तुतमिश के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे और इल्तुतमिश के लिए यह स्थायित्व पाने के लिए बड़ी समस्या का कारण था। इसके अंतर्गत सिंध और मुल्तान के अंतर्गत का जो सूबेदार था कुबाचा, उसने ऐबक की मृत्यु के पश्चात अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इसके अलावा गजनी का जो सरदार था यल्दोश था, उसने इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात गजनी और भारत का जो उसका क्षेत्र था उस पर अपना उत्तराधिकार प्रस्तुत कर दिया गया था। इसके अलावा बंगाल का अली मर्दान, ये भी उसने अपने आप को वहाँ का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और अपने पद चिन्ह यानी कि राज ग्रहण करने के पश्चात जो पद चिन्ह थे वो उसने इल्तुतमिश के पास भेजे कि मैं इस क्षेत्र का क्या हूँ, शासक हूँ और अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता हूँ। लेकिन यद्यपि ये सब चीज़ें जब उसने इल्तुतमिश के पास भेजी तो उसके लिए बड़ी शर्मनाक थी, पर अनमने मन से उन्होंने उस समय की परिस्थितियों को मानते हुए इल्तुतमिश ने उसके पद चिन्ह को स्वीकार कर लिया। नंबर 2 है राजपूत राजाओं की समस्या। देखिए, अगर हम दिल्ली सल्तनत का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें ज़्यादातर अगर राजपूतों का सल्तनत के साथ अगर हम संबंध देखते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि यद्यपि सल्तनत काल में प्रतिरोध की भावना भी रही राजपूत शासकों की और कभी कभी वो उनकी अधीनता भी स्वीकार कर लेते थे सल्तनत कालीन शासकों की। लेकिन जैसे ही सल्तनत में किसी भी शासक का बदलाव होता है, किसी भी सुल्तान का बदलाव होता है, तो ऐसी स्थिति में यह सल्तनत की कमज़ोर स्थिति को देख कर के वह
अपने स्वतंत्र हो जाते थे और किसी भी प्रकार का सुल्तान को कर देना बंद कर देते थे। इसके अंतर्गत रणथंभौर, ग्वालियर और दिल्ली के क्षेत्र क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। यह इल्तुतमिश के लिए क्या था, गंभीर संकट था। दोआब के क्षेत्र के अंतर्गत भी जो हिंदू शासक जो थे वह भी इल्तुतमिश के विरुद्ध हो गए। नंबर 3 है सेना का विश्वास प्राप्त करना। इल्तुतमिश के अंतर्गत देखिए, अगर हम सल्तनत की बात करते हैं और आगे भी हम मुगल काल की बात करते हैं, विशेष रूप से सल्तनत काल के अंतर्गत सेना का सुल्तान पर या सुल्तान का सेना पर नियंत्रण होना अत्यंत आवश्यक था। सेना ही डिसाइड करती थी कि कौन सा शासक रहेगा। तो ऐसी सूरत के अंतर्गत सेना का विश्वास प्राप्त करना इल्तुतमिश के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया था। अगला बिंदु है दुर्बल राज्याधिकार। इल्तुतमिश एक दास का दास था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक भी दास था मोहम्मद गौरी का, तो वो उसका भी दास था, दास का दास था। विशुद्ध रूप से तुर्क सरदारों की दृष्टि में वो एक उचित नहीं था कि वो गद्दी पर बैठे। इस्लाम कानूनों के हिसाब से भी उसकी स्थिति क्या थी, कमज़ोर थी। धार्मिक नेताओं से भी उसका अच्छे संबंध नहीं थे। इसीलिए इल्तुतमिश के लिए अपनी स्थिति को मजबूत करना धार्मिक रूप से भी सही नहीं था, लेकिन उसने इन सभी समस्याओं को दूर करके भी अपनी जो स्थिति है उसको मजबूत करने का प्रयास किया। इस प्रकार इल्तुतमिश के लिए दिल्ली का सिंहासन फूलों का सेद नहीं था, अभी तो एक कांटों भरा था, जिसको उसने अपनी बुद्धिमत्ता से, चतुराई से, कूटनीति से इन सब चीज़ों पर सफलता प्राप्त की। इसके अतिरिक्त एक अन्य मुख्य बिंदु है उत्तर पश्चिमी सीमांत समस्या या मंगोल आक्रमण की समस्या। देखिए, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जितने भी शासक हुए हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या मंगोलों की समस्या रही है, क्योंकि मंगोल शासक एक बर्बर शक्ति के रूप में थे। वह कभी भी दिल्ली के आसपास में अपना आक्रमण कर देते और दिल्ली की राजनीति को प्रभावित करते। मंगोल जनरली मध्य एशिया के अंदर बसने वाली एक जाति है, जिनके प्रमुख चंगेज खां के रूप में हम मानते हैं। ये चीन, तुर्किस्तान, इराक, मध्य एशिया के आसपास का जो क्षेत्र है, विशेष रूप से बाद में उन्होंने वहाँ पर हथिया लिया था और वहाँ पर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तो इनके आक्रमण की समस्या भी बनी रहती थी। इसके अलावा ये जो मंगोल शासक हैं वो अपना क्षेत्र विस्तार करने के लिए भी आतुर रहते थे और मंगोलों के आक्रमण से इल्तुतमिश को दिल्ली की सत्ता को बचाना एक सबसे बड़ा चैलेंज निकल कर के आया। वह एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं था उसके लिए, और बखूबी उसने, हम आगे जानेंगे कि इल्तुतमिश ने किस प्रकार इन समस्याओं को निराकरण करके किस प्रकार अपना जो वर्चस्व है वो दिल्ली सल्तनत पर कायम किया और इतिहास में अपना स्थान महत्वपूर्ण बनाया गया। इसके पश्चात अब हम देखते हैं कि इल्तुतमिश ने इन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया। इन समाधानों में नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे विरोधी तुर्क अमीरों का दमन। विरोधी तुर्क अमीरों के दमन के लिए उसने सबसे पहले क्या करा, उन शासकों को, जो तुर्क सरदार थे, उन शासकों को अचानक से उन पर आक्रमण किया और आक्रमण के पश्चात उन्हें या तो मौत के घाट पर उतार दिया या फिर उनकी शक्ति को क्या कर दिया, छिन्न भिन्न कर दिया गया। और जो बच गए उन्होंने क्या करा, इल्तुतमिश की अधीनता को स्वीकार कर लिया। जिन सरदारों ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार नहीं करी, उसको इल्तुतमिश ने साम दान दंड भेद से क्या करा, अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है तुर्कान ए चहलगानी या दल चालीसा का गठन।
जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी जो किताब है तारीख फ़िरोज़ शाही, उसमें उसने स्पष्ट लिखा है कि इल्तुतमिश के जो विकास है उसमें तुर्कान ए चहलगानी का बहुत बड़ा रोल है। इल्तुतमिश ने क्या करा कि कूटनीति से काम लिया, अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए कूटनीति से काम किया और उसके लिए क्या करा, 40 लोगों का एक दल बनाया जिसे तुर्कान ए चहलगानी या दल चालीसा के नाम से जाना जाता है। इसमें उन्होंने महत्वपूर्ण जिन तुर्क सरदारों को या जिन 40 व्यक्तियों को इसमें शामिल किया गया उनको प्रशासन में मुख्य पद प्रदान किया गया ताकि वह क्या रहेंगे, इल्तुतमिश की कृपा के पात्र बने रहेंगे और वह आजीवन किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे इल्तुतमिश को किसी भी प्रकार की समस्या आए। वे हमेशा इल्तुतमिश के प्रति क्या रहेंगे, निष्ठावान रहेंगे। नंबर 3, राजपूत एवं हिंदू शासकों का दमन। इल्तुतमिश ने राजपूत व हिंदू शासकों के दमन के लिए भी एक पॉलिसी बनाई, एक नीति बनाई, जिसके तहत उसने उस क्षेत्र के अंतर्गत जो राजपूत शासक थे उनको अपनी अधीनता स्वीकार करी, या तो उसने उस क्षेत्र में आक्रमण करके या तो उन्हें अधीनता स्वीकार कर ली या उन्हें उसको पूर्णतः नष्ट कर दिया। इसके अंतर्गत उसने सबसे पहले 1226 के आसपास में रणथंभौर पर अधिकार कर लिया गया। इसके पश्चात उसने 1230 के आसपास जालोर, अजमेर, बयाना और सांभर के क्षेत्र को जीत लिया। इनमें से कुछ राज्यों को तो उसने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया और कुछ को अधीनता स्वीकार कर ली और वार्षिक कर्ज चुकाने के लिए विवश किया। देखो, दो ही स्थिति बनती थी, या तो उस क्षेत्र के अंतर्गत जो राजा है वो उसकी अधीनता स्वीकार कर ले और वार्षिक कर्ज चुका दे, या फिर वह अपने खुल्लम खुल्ला युद्ध का प्रयास करे और युद्ध के पश्चात जो सुल्तान था वो अपना एक एजेंट, या तो वो राजपूत शासक हो सकता है या फिर किसी भी प्रकार का तुर्क सरदार हो सकता है, इस प्रकार का एजेंट वो वहाँ पर छोड़ देता था और वो सुल्तान की कृपा पात्र रहते हुए या सुल्तान के एजेंट के रूप में कार्य करता था। देखिए, दूसरी बात मैं ये समझाना चाहूँगी कि सुल्तान की ये प्रायिकता रहती थी कि वो इतने क्षेत्र में अपना विस्तार नहीं कर सकता था। सामान्यतः वह अपना जो जीत है उसको दर्ज करने के पश्चात वहाँ के जो शासक है उसको वो अधीनता स्वीकार कर लेता था और कर्ज चुकाने के लिए विवश करना, यह उसकी ज़्यादातर पॉलिसी रहती थी जिसके तहत वो कार्य करता था। इसके बाद उसने 1233 के आसपास इल्तुतमिश ने नागदा के गुहिल शासकों को भी विरुद्ध भी कहीं करे सैनिक अभियान करे। गुजरात में भी उसने सोलंकी शासकों के विरुद्ध कहीं अभियान करे, जिसमें उसको प्रत्यक्षतः अप्रत्यक्षतः कुछ अभियानों में सफलता मिली, किसी में नहीं मिली। इसके अलावा उसने 1234-35 के आसपास मालवा पर भी आक्रमण किया और वहाँ का एक नगर था भिलसा, उस नगर को क्या कर लिया, उसने जीत लिया और जीतने के पश्चात वहाँ एक बड़ा प्राचीन मंदिर था, उस प्राचीन मंदिर को क्या कर दिया, तहस नहस करवा दिया। इस प्रकार उसने सुल्तान ने उस क्षेत्र में या तो लूटमार करके पैसा अर्जित करा, या अपना एजेंट लगाया, या वार्षिक कर के रूप में राजपूत राजाओं को अपना प्रभाव जमाने की कोशिश की। अगला बिंदु है खलीफा से सम्मान प्राप्त करना। देखिए, मुस्लिम जगत के अंतर्गत खलीफा एक बहुत बड़ी पद होता था। संपूर्ण मुसलमानों का जो प्रमुख होगा वह खलीफा कहलाएगा। ये सामान्यतः तुर्की बगदाद के अंतर्गत जो खलीफा रहता था वो संपूर्ण मुस्लिम जगत का क्या होता था, नेता होता था। और जब इल्तुतमिश की स्थिति क्या थी, कमज़ोर थी, कुछ लोग जो उसके दास थे वो उसको दास अपना जो सुल्तान है वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसी स्थिति में जो बगदाद के सुल्तान थे बाकी बिल्ला, उसको इल्तुतमिश ने क्या करे, खिल्लत भेजी और कहा कि आप मुझे सुल्तान होने का जो के पद पर मैं कार्य करना चाहता हूँ, इसकी आप मुझे अनुमति दें, खिल्लत प्रदान करें
और उसको वो सम्मान किसने, खलीफा ने दे दिया, जिससे इल्तुतमिश के चारों ओर क्या होने, प्रशंसा होने लगी और उसके पद को वैधानिकता मिल गई। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बात है कि पद को वैधानिकता मिलना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो इल्तुतमिश के जो समय में जो तुर्क सरदार थे, तुर्क अमीर थे, वो उसके किसी भी कार्यों की क्या करे, अवहेलना नहीं करे। इसीलिए उसने वैधानिक मान्यता प्राप्त कर ली। इसके अलावा जो निम्न दर्जे के या जो तुर्क अमीर थे, उनका क्या करा, इल्तुतमिश ने क्या कर दिया, एक तरीके से मुंह बंद कर दिया और उन्हें उसे दास मानकर उसके राज्याधिकार की जो आलोचना करते थे, उसको भी उन्होंने करना क्या कर दिया, बंद कर दिया गया। अगला पॉइंट है इक्ता प्रणाली का गठन। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली का गठन किया गया। ये इक्ता क्या था, देखिए इसका 50 शब्दों में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। लघुत्तरात्मक में इक्ता क्या था, इक्ता पे टिप्पणी कीजिए, या 2 नंबर में भी इक्ता के संबंध में प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए इक्ता जो व्यवस्था थी वो प्रारंभ में कहाँ से स्टार्ट हुई, वो प्रारंभ में स्टार्ट हुई अपने अरब देशों में से। प्रारंभ में ये इक्ता जो प्रथा थी या इक्ता जो सिस्टम था वो केवल अरब देशों में प्रचलित था, लेकिन पहली बार इल्तुतमिश के समय में इक्ता प्रणाली है उसको लागू किया गया। इक्ता जो प्रणाली थी या इक्ता जो व्यवस्था थी उसको सामान्यतः भू राजस्व अनुदान के नाम से जाना जाता था। और ये जो इक्ता होते थे ये 2 प्रकार के होते थे। एक तो होता था छोटा इक्ता, एक बड़ा इक्ता। तो इसलिए जो इक्ता प्रणाली थी उसके अंतर्गत क्या करा, सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने जो अपनी प्रशासनिक क्षेत्र थे उनको क्या करा, इक्ताओं में बांटा। और इक्ताओं में बांटने के लिए उसने 2 प्रकार का वर्गीकरण करा, छोटा इक्ता और बड़ा इक्ता। और प्रत्येक इक्ते को चलाने के लिए, ये एक प्रांत के समान ही मान सकते हो आप कि उस क्षेत्र को चलाने के लिए उसने क्या करा, एक विश्वास पात्र अपना एक अधिकारी लगाया गया जिसे मुक्ता कहा जाता था। जो बड़ा क्षेत्र रहता था वहाँ मुक्ता होता था और छोटे क्षेत्र पे जो अधिकारी होता था उसको वली कहा जाता था। इनका जो कार्य क्षेत्र हम देखें कि इक्तेदार के कार्य क्या होते थे। इक्तेदार का कार्य होता था कि उस क्षेत्र के अंतर्गत या इक्ते के अंतर्गत शांति की व्यवस्था बनाए रखना, या जब सुल्तान को आवश्यकता हो तो सैनिक सहायता देना। इसके अतिरिक्त जो उस क्षेत्र के अंतर्गत जो भू राजस्व जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत कर की वसूली करेगा, और कर की वसूली के पश्चात जो उसका खर्चा बनता है वो तो काट लेगा और बचे हुए खर्चे को केंद्र सरकार के अंतर्गत भिजवा देगा। देखिए एक इसमें एक टर्म आती है जनरली 2 नंबर के अंदर भी अक्सर पूछी जाती है, फवाजिल। फवाजिल जो भी मैं आपको बता रही थी वही प्रक्रिया होती है कि जब कोई इक्तेदार या किसी प्रकार का जो क्षेत्रीय शासक है वह उस क्षेत्र के अंतर्गत कर वसूल करेगा और कर वसूल करने के पश्चात जो उसकी आवश्यकता है, ज़रूरत है, उतना खर्चा वो रखेगा। शेष जो रकम वह केंद्र सरकार में या केंद्रीय राजकोष में जमा करवाएगा, वह टर्म क्या कहलाएगी, फवाजिल कहलाएगी। यानी कि शेष रकम केंद्रीय राजकोष में जमा करवाना फवाजिल कहलाता था। अगला बिंदु है मुद्रा व्यवस्था में सुधार। देखिए इल्तुतमिश ने पहली बार दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आवश्यक मुद्रा प्रणाली लागू करी। इसके अंतर्गत उसने सर्वप्रथम पहली बार 2 प्रकार के सिक्के चलाए। 2 प्रकार के सिक्कों के अंतर्गत पहला सिक्का जो था जिसे कहा जाता था टंका। ये जो टंका होता था वह चांदी का होता था, और दूसरा था जीतल। जीतल क्या होता था, यह तांबे का सिक्का होता था। ये दोनों क्या थे, अरबी सिक्के थे जो पहली बार इल्तुतमिश ने भारत के अंतर्गत चलाए। अगला बिंदु है मंगोलों का दमन। देखिए इल्तुतमिश के अंतर्गत अगर हम उसकी कूटनीति की बात करें तो जिस प्रकार इल्तुतमिश ने
जो मंगोलों का दमन किया है वह अत्यंत ही प्रशंसनीय तथा कूटनीतिक पूर्ण कार्य है, क्योंकि एक तरफ जो मंगोल शासक हैं वो और दूसरा ख्वारिज्म के जो शासक है, दोनों से किस प्रकार अपने उसने क्षेत्र की सुरक्षा की उसके बारे में हम इसमें जानेंगे कि किस प्रकार उसने करा। देखिए, मैंने आपसे पहले भी बताया कि मंगोल आक्रमण का संकट हमेशा बना रहता था और ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो मध्य एशिया के जो शासक था, जो ख्वारिज्म जो क्षेत्र है उसका शासक था जलालुद्दीन मांगबरनी, वह जो मंगोल शासक है चंगेज खा, उससे पराजित होकर के वह इल्तुतमिश के पास आया और जलालुद्दीन मांगबरनी ने चंगेज खा के विरुद्ध उससे सहायता मांगी। अब इल्तुतमिश के पास समस्या ये हो गई कि यदि वह जलालुद्दीन मांगबरनी की सहायता करता है तो चंगेज खां नाराज होकर के उस क्षेत्र में आक्रमण कर सकता है और तत्कालीन परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि इल्तुतमिश उन आक्रमणों को क्या कर सके, सहन कर सके। इसलिए उसने क्या करा, उसने यह कार्य किया कि किस प्रकार मैं कूटनीति से कार्य करूं कि चंगेज खां का भी आक्रमण मेरे यहाँ ना हो और जलालुद्दीन मांगबरनी से भी मैं किसी भी प्रकार से बुरा नहीं बनूं। उसके लिए उसने क्या करा, जब इल्तुतमिश से सहायता मांगी जलालुद्दीन मांगबरनी ने, तो उसने कहा कि आप इस क्षेत्र में आना चाहते हो तो पंजाब और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो गर्म जलवायु वाला क्षेत्र है, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए आप यहाँ से पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्र को खाली कर दीजिए। और उसके पीछे से वो अपनी सेना मजबूत करता रहा और चंगेज खां के भी वो अपने पक्ष में तैयार हो गया। पक्ष में कैसे तैयार हो गया कि चंगेज खां जब जलालुद्दीन मांगबरनी की सहायता नहीं करी तो चंगेज खां से भी किसी प्रकार का उसका डर खत्म हो गया और चंगेज खां जलालुद्दीन मांगबरनी के आपसी झगड़ों में ही व्यस्त रहा और उसे भारत पे आक्रमण करने का मौका नहीं मिला। अगला बिंदु है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक या दूसरे शब्दों में हम कहें इल्तुतमिश का मूल्यांकन। देखिए, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कार्य था उसमें एक दास के एजेंट के रूप में उसने कार्य करा, लेकिन उसके पद को स्थायित्व बनाने के लिए जो इल्तुतमिश ने कार्य करा वह बहुत आवश्यकता था। जैसे कि उसने एकता प्रणाली बनाई, मुद्रा एक व्यवस्था उसमें सुधार किया गया, खलीफा से मान्यता प्राप्त करी और एक थोड़ा लंबे समय तक उसने एक शासन करा और सबको एक झंडे के नीचे लाने का कार्य करा। इस प्रकार से डॉक्टर R.P. त्रिपाठी हैं और या डॉक्टर आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव, इनका मानना है कि इल्तुतमिश ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहलाने के योग्य है। यद्यपि कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव जरूर डाली, लेकिन उसके द्वारा कोई विशेष उपलब्धि वाले कोई कार्य नहीं किए गए, इसलिए इल्तुतमिश को ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक मानना चाहिए। धन्यवाद।